हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा सबसे मुश्किल चैप्टर, शायद थोड़ा लंबा भी हो सकता है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का 10 मिनट रैपिड रिवीजन। 10 का 15 से 20 हो सकता है बिकॉज ये सबसे लंबा सबसे मुश्किल चैप्टर है, पर मैं बहुत ही क्विकली हर चीज रिवाइज कराऊंगी, सारे फॉर्मूलाज करवा दूंगी। याद कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे हम, पर सारे फॉर्मूलाज वगैरह मैं रिवाइज करवा दूंगी अच्छे से। तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या आता है क्या नहीं आता, कोई टॉपिक तो नहीं छूटा, ठीक है। और पेपर से पहले एक बार जरूर पूरे का पूरा 10 मिनट रिवीजन सुन के जाना, हर चैप्टर का एक क्विक ग्लैंस मिल जाएगा, ठीक है। देखो, पिछले चैप्टर में चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट बनता है, प्लस करोगे तो ग्रॉस बनता है। एनआईटी माइनस करोगे तो फैक्टर कॉस्ट बनता है, एनआईटी प्लस करोगे तो मार्केट प्राइस, एनएफआईए माइनस करोगे तो डोमेस्टिक, प्लस करोगे तो नेशनल। पिछले चैप्टर में क्या होता था, मुझे कोई एक दे रखा होता था, जैसे मुझे जीडीपी एमपी दे रखा होता था, और फिर इन तीनों को प्लस माइनस करके मैं कोई और निकाल लेती थी, जैसे कि एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेती थी। इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, मुझे कोई पहले दे ही नहीं रखा होगा और मुझे सीधा बोल दिया जाएगा कि नेशनल इनकम निकालो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कोई एक निकालना पड़ेगा, उसके अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे कि जीडीपी एमपी कैसे निकाला जाए, उसके अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। फिर कोई एक एग्रीगेट निकाल के फिर उससे तुम्हें अपना जो भी फाइनली पूछा है नेशनल डोमेस्टिक इनकम वो फाइंड आउट करना होगा। अब जो पहले फाइंड आउट करना है उसके लिए टोटल तुम्हें 3 मेथड अलग अलग दिए गए हैं। प्रोडक्शन मेथड, जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, फिर इनकम मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो जो कि हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि टोटल 3 फेजेस होते हैं, पहले प्रोडक्शन होता है, फिर इनकम होता है, फिर एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और तीनों ही केस में प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से हम नेशनल इनकम निकालने के टोटल 3 मेथड यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर। तीनों मेथड में नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर गलत आ रही है, अलग आ रही है, तो तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि तीनों मेथड में नेशनल इनकम या किसी भी एग्रीगेट की वैल्यू सेम रहेगी। सबसे पहला मेथड मेरा आता है वैल्यू एडेड मेथड। इसकी डेफिनेशन क्या है कि वैल्यू एडेड रेफर्स टू कितना वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो। अगर तुमने रॉ मटेरियल लिया 100 रुपए का और तुमने उसमें टोटल वैल्यू एडिशन किया 1000 रुपए का और फाइनल सामान बेचा 1100 रुपए का, तो रॉ मटेरियल की वैल्यू है 100 रुपए, फिनिश गुड की वैल्यू है 1100 रुपए, और इसके बीच में वैल्यू तुमने ऐड करी 1000 रुपए, यानी कि जो भी तुमने प्रोडक्शन करा उसकी वजह से 1000 रुपए की वैल्यू ऐड हुई। ये जो बीच में तुमने 1000 रुपए की वैल्यू ऐड करी, इसी को हमें फाइंड आउट करना होता है इस मेथड के अंदर। ये 1000 रुपए कैसे निकलेगा, 1100 माइनस 100 कर दूं तो 1000 रुपए आ जाएंगे। 1100 क्या था, फिनिश गुड, 100 क्या था, रॉ मटेरियल। फिनिश गुड माइनस रॉ मटेरियल कर दूं तो इस फॉर्मूला के अंदर मेरे वैल्यू एडेड निकल सकता है। ये वैल्यू एडेड क्या होता है, ये वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेरा एक एग्रीगेट होता है। वो कौन सा एग्रीगेट होता है, जीडीपी एमपी या फिर जीवीएएमपी भी मैं उसको बोल सकती हूँ, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर बहुत ही सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना है और फिर उसके बाद एनएनपीएफसी निकालना है। लेकिन जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिनिश गुड जिसको मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलती हूँ, उसमें से रॉ मटेरियल जिसको मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलती हूँ, इसको माइनस करके जीडीपी एमपी निकलता है। और फिर डेप्रिसिएशन वगैरह है ना, वो चीजें प्लस माइनस करके मैं जीडीपी एमपी से नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी निकाल सकती हूँ। लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का भी फॉर्मूला है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो ऐसे ही दे रखा होगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके नाम है जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन फैक्टर इनपुट, सेकेंडरी इनपुट, ये इसके नाम अलग अलग दिए हो सकते हैं, फॉर्मूला नहीं है। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट के 3-4 अलग अलग फॉर्मूला हो सकते हैं। सॉरी, इसका तो एक ही फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो प्रोडक्शन करी वो, पर उससे पहले सेल्स भी निकालना पड़ेगा। सेल्स के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं। सेल्स का एक तरीका हो सकता है प्राइस इंटू क्वांटिटी करके निकालो। एक तरीका हो सकता है कि तुम निकालो सेक्टर ए
प्लस सेक्टर बी प्लस सेक्टर सी की, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की अलग से दे रखी हो, फर्म ए बी सी की अलग से दे रखी हो, हाउस होल्ड को कितना बेचा, सरकार को कितना बेचा वो दे रखा होगा। तो जितनी भी अलग अलग लोगों की दे रखी होगी उनकी सेल को प्लस कर देना, टोटल सेल आ जाएगी। एक तरीका हो सकता है कि डोमेस्टिक सेल अलग दे रखी है और एक्सपोर्ट अलग दे रखा है, तो उन दोनों को प्लस कर देना, उसकी सेल आ जाएगी। तो दो तीन अलग अलग तरीके से पहले सेल निकालोगे, फिर मतलब इनमें से कोई भी एक तरीका होगा, उससे पहले सेल निकालोगे, सेल्स में ये दोनों प्लस करोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा, उसमें माइनस आईसी करोगे तो जीडीपी एमपी निकलेगा, फिर जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी निकालोगे। हो गई बात, हो गई बात खत्म, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सेल निकालनी है, जिसके तीन तरीके हैं, या तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, या तो तीनों सेक्टर की प्लस कर दो, या तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स कर दो, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक का क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, फिर जीडीपी एमपी निकालो, फिर नेशनल इनकम निकालो, ठीक है। ये हो गया वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर कई बार हमारे पास डबल काउंटिंग हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन भी दे रखा है, आप अगर चाहो तो क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, पर मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ। डबल काउंटिंग हो सकती है वैल्यू एडेड मेथड के अंदर कई बार। डबल काउंटिंग का क्या मतलब है कि एक का फाइनल आउटपुट दूसरे का रॉ मटेरियल होगा, एक का फाइनल आउटपुट तीसरे का रॉ मटेरियल होगा। तो हम कई बार जो है फाइनल आउटपुट और रॉ मटेरियल के चक्कर में सेम ही चीज को डबल डबल ऐड कर सकते हैं। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के दो तरीके हैं, या तो तुम क्या करो, जो सामान तुमने फाइनल कंज्यूमर को बेचा है, जैसे इस केस में फाइनल कंज्यूमर को 1000 रुपए की ब्रेड बेची है, सिर्फ उसी को ऐड कर दो नेशनल इनकम के अंदर, या फिर हर स्टेप पे तुम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी माइनस करो, हर स्टेप पे वैल्यू एडेड निकालो और फिर टोटल वैल्यू एडेड को प्लस करो, ठीक है, और फिर उसको नेशनल इनकम में ऐड करो। या तो जितने का फाइनल कंज्यूमर को बेचा वो डाल दो सीधा फाइनल आउटपुट, या फिर हर स्टेप पे वैल्यू एडेड को प्लस करते जाओ और वो डाल दो, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरे का पूरा वैल्यू एडेड मेथड। इसके बाद आता है मेरा दूसरा इनकम मेथड। इनकम मेथड के अंदर तुम्हें तीन चार चीजों को प्लस करना होता है और तुम्हारा एनडीपीएफसी उससे निकल के आ जाता है। फिर तुम एनडीपीएफसी के बाद नेशनल इनकम निकाल सकते हो। क्या क्या प्लस करना होता है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट, जिसको तुम ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हो, चारों को प्लस करके, और मिक्स्ड इनकम, इन सभी को प्लस करना होता है। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को प्लस करना होता है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर चार चीजें आती हैं, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट, और लास्ट में मिक्स्ड इनकम को ऐड करना होता है। मिक्स्ड इनकम के कोई नखरे नहीं है, या तो एज इट इज दे रखी होगी या नहीं दे रखी होगी, बस रेंट एज इट इज दे रखा होगा, रॉयल्टी इंटरेस्ट एज इट इज दे रखे होंगे, या तो नहीं दे रखे होंगे, या तो पूरा ही ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा होगा, बस। प्रॉफिट के टंटे हैं बहुत सारे। प्रॉफिट कहता है प्रॉफिट के अंदर तीन चार चीजें आ सकती हैं, क्या, या तो जो टैक्स तुमने सरकार को भरा वो, या तो जो डिविडेंड तुमने अपने शेयर होल्डर्स में बांटा वो, या तो तुमने रिटेन अर्निंग कोई करी वो। तो प्रॉफिट के अंदर तीन सब पार्ट्स हो सकते हैं, टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। अगर तीनों अलग से दे रखी हैं, तीनों को प्लस करो, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट को इनमें प्लस करो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। अगर अलग से नहीं दे रखी तो सीधा प्रॉफिट आएगा, दैट्स इट। अगर ये चारों भी दे रखे हैं और ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे रखा है तो इन चारों को गोली मारो, सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस पे ध्यान दो। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के भी बड़े टंटे हैं, इसमें भी तीन चार चीजें आती हैं, इसके अंदर भी तीन चार चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, इसके अंदर आती है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एज इट इज दे रखे होंगे, कोई ज्यादा टंटा नहीं होगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऐड होगा। अगर इसकी जगह एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो उसको कुछ मत करना, उसको इग्नोर कर देना, एम्प्लॉयर का ऐड होगा, एम्प्लॉय का नहीं। एंड लास्टली रिटायरमेंट पेंशन जो है वो ऐड होगी। और मैंने पहले भी बताया रिटायरमेंट पेंशन जो है ये ओनली टाइप ऑफ पेंशन है जो ऐड होती है, बाकी सारी पेंशन ट्रांसफर पेमेंट होती है वो कभी ऐड नहीं होती, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब आ गया और फिर मिक्स्ड इनकम आ गया, ठीक है। लास्ट में पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें भी चारों चीजें आती हैं, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। चार सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। चारों सेक्टर के खर्चे को प्लस करो तो इस मेथड के अंदर जीडीपी एमपी आएगा और फिर जीडीपी एमपी से तुम नेशनल इनकम निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, फिर सरकार ने जो खर्चा किया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, फिर मेरा नेट एक्सपोर्ट जो फॉरेनर्स ने किया,
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और फिर मेरा आएगा जो बिजनेस ने इन्वेस्ट किया। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। कैसे? क्योंकि जो मेरा जीडीसीएफ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये दो चीजों को मिला के बनता है, फिक्स्ड वाला और इन्वेंट्री वाला। अगर फिक्स्ड और इन्वेंट्री दोनों दे रखे हैं तो दोनों को प्लस करो, ये निकालो, या फिर ये सीधा ही दे रखा होगा, दैट्स इट। अगर ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है तो डेप्रिसिएशन भी अलग से ऐड करना पड़ेगा। अगर ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है तो डेप्रिसिएशन भी अलग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ करके जीडीपी एमपी आएगा, जिसके बाद तुम्हें नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारी कुछ एक प्रिकॉशंस वगैरह हैं और फिर एक जीडीपी एंड वेलफेयर का टॉपिक है। सो अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूं तो फिर मेरी सेकेंड हैंड गुड्स जितनी भी बिकती हैं उनकी वैल्यू ऐड नहीं होती है। शेयर्स पर सेल्स शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह की वैल्यू ऐड नहीं होती है, पर इन पे लगने वाली कमीशन ऐड होती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड होती है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज नहीं ऐड होती है। ठीक है, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं होती हैं। ओनर का ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ओनर के घर का रेंट ऐड होता है। ठीक है, कोई भी तुम्हारा कैपिटल गेन है, लॉटरी है, ट्रांसफर इनकम है, नेट नेशनल डेट इंटरेस्ट है, वो सब ऐड नहीं होता है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा सिंपली रट्टा ही मारना पड़ेगा क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है, सो इसको थोड़ा सा रट्टा मार लेना। ठीक है, फिर मेरे पास आता है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। सो नॉमिनल जीडीपी के अंदर मुझे क्या करना होता है, सेम ईयर के प्राइस को सेम ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। रियल जीडीपी के अंदर मेरे को बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। रियल जीडीपी के अंदर मैं एक्चुअल में पता कर सकती हूँ कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पर नॉमिनल जीडीपी से वो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें प्राइस भी बदलता है क्वांटिटी में। ठीक है, सो अगर मुझे नॉमिनल से रियल या रियल से नॉमिनल निकालना है, कन्वर्जन करना है, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। जीडीपी डिफ्लेटर, जिसको मैं प्राइस इंडेक्स भी बोलती हूँ, उसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। या फिर अगर मुझे नॉमिनल जीडीपी निकालनी है तो मैं जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय रियल जीडीपी, ठीक है, अपॉन 100 करूं तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा, एंड वाइस वर्सा हो सकता है। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर मेथड। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कन्वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलेगा, करंट ईयर की क्वांटिटी करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई करो, सेम ईयर की क्वांटिटी सेम ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई करो, नॉमिनल जीडीपी आएगा। पर रियल जीडीपी के लिए मैं क्या करूंगी, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो रियल जीडीपी के अंदर करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, जिसकी वजह से मुझे पता चला है रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया 5 साल के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने प्राइस सेम रखा, और देखो क्वांटिटी में एक्चुअल में कोई चेंज नहीं है। पर नॉमिनल जीडीपी कहता है कि 50% बढ़ गई जीडीपी। ठीक है ना, तो एक्चुअल में 50% प्राइसेस बढ़े हैं, क्वांटिटी नहीं बढ़ी है। ठीक है, अगर ये रियल और नॉमिनल वाला टॉपिक अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो प्लीज इसको जाके डिटेल में समझ लेना, क्योंकि अभी तो मैं क्विक रिवीजन करा रही हूँ, क्योंकि ये आना गारंटीड होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, लास्ट मेरा टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर का, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। बस ये बोला गया है कि जो मेरी जीडीपी है वो इतना बताती है कि कितना सामान प्रोड्यूस हो रहा है एक देश में, वो ये नहीं बताती कि लोग कितना खुश हैं कितना दुखी हैं, वो ये नहीं बताती कि अमीरों के पास कितना पैसा है गरीबों के पास कितना है, वो ये नहीं बताती कि प्राइस में कितना अप डाउन आया, कितना इन्फ्लेशन हुआ। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की बात नहीं करती, जैसे कि जो हाउसवाइफ है सारा दिन काम करती है पर पैसा नहीं कमाती, तो जीडीपी में उसकी इनपुट ऐड नहीं होती। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को काउंट नहीं करते जीडीपी में, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। जीडीपी की कॉम्पोजिशन क्या है वो हमें नहीं पता चलती कि जीडीपी के अंदर क्या सामान प्रोड्यूस हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एक्सटर्नैलिटीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में जीडीपी में बात नहीं होती है। ठीक है, एक्सटर्नैलिटी दो तरीके की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मतलब कि अगर तुम फ्री में किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अगर तुमने बिना पैसे लिए किसी के लिए पार्क वगैरह बना दिया, राइट, सो उससे लोगों की लाइफ बेहतर हो गई, पर वो जीडीपी में ऐड नहीं होगा क्योंकि तुमने फ्री में किया। और अगर तुमने फ्री में किसी के लिए पोल्यूशन क्रिएट कर दिया है ना, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उससे लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई, पर वो फ्री का काम है भैया, तो जीडीपी में ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एक्सटर्नैलिटीज आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। एक्सटर्नैलिटीज का टॉपिक, और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस एक न्यूमेरिकल आना गारंटेड है 4 नंबर का, चाहे वो तीनों में से किसी मेथड का आए, चाहे वो चैप्टर 3 का आए, है ना, डेप्रिसिएशन वगैरह का, पर एक न्यूमेरिकल 4 नंबर का आएगा, एक इसका आएगा क्वेश्चन, और एक एक्सटर्नैलिटीज का क्वेश्चन आने वाला है।
ठीक है? बाकी ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, मैं अगले चैप्टर में मिलूँगी, मनी वाले चैप्टर का हम 10 मिनट रिवीजन करेंगे, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, वहाँ से जाके हर चीज़ आप फॉलो कर सकते हो, सारा कुछ नोट्स वगैरह, एमसीक्यूज़ वगैरह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।